हैं कि इस कारण से जैसे सार्थक उद्देश्य के साथ कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से चलाए जा रहे अनूठे निःशुल्क नवाचार कार्यक्रम ज्ञान सुधा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभागियों की क्षमता के विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन का एक कार्यक्रम है, जिसमें सफलता के बीज मंत्रों के रूप में सप्ताह में 2 दिन बुधवार व शनिवार को ऑनलाइन लाइव सेशंस आयोजित किए जाते हैं, जो युवाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। इसी कड़ी में आज 3 जुलाई 2021 को कार्यक्रम के 6ठे दिन के द्वितीय सत्र का विषय है आज के प्रतियोगी युग में सॉफ्ट स्किल्स या व्यावहारिक कौशल का विकास या एनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स फॉर टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और इसमें हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर कार्तिकेय मिश्र, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जॉइंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एवं टेक्निकल असिस्टेंट टू रजिस्ट्रार जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैं डॉक्टर यामिनी चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा आज की मॉडरेटर हूँ और बातचीत शुरू करने के साथ ही मैं डॉक्टर कार्तिकेय मिश्र का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे कार्यक्रम में हमारे युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं रूबरू, और मैं हमारे युवाओं को और हमारे साथी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि मैं एक छोटा सा परिचय हमारे मिश्र जी का देना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्र जी ने अपनी आरंभिक पढ़ाई जयपुर से ही की, सेंट जेवियर स्कूल से, और यहाँ ये बात मैं शुरू से ही बताना चाहूंगी कि आप एक प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र के रूप में हमेशा जाने जाते रहे। सीबीएसई में राजस्थान के अजमेर जोन में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उस समय की परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थी। डॉक्टर मिश्र ने इसके बाद आईआईटी कानपुर से फिजिक्स विषय में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, और उस दौरान हमारे युवाओं के लिए ये बेहद जरूरी है जानना कि वो वहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। कुछ वर्ष पहले कार्तिकेय जी इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट में डॉक्टरेट डिग्री उन्होंने हासिल की है, और इसमें उनका विषय रहा है राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोत। डॉक्टर कार्तिकेय मिश्र के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक और खासियत है, और वह यह है कि आप भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के मास्टर ट्रेनर हैं। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनमें वे एक ट्रेनर की भूमिका का बखूबी निर्वहन करते हैं। डॉक्टर मिश्र आईजीपीआरएस और ओटीएस के आपदा प्रबंधन केंद्र के सन 2010 से 2012 तक पूरे राजस्थान के प्रभारी रहे हैं। आप सॉफ्ट स्किल्स के ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और हम सर गौरवान्वित हैं आपको अपने बीच पाकर। मुझे आशा है, बल्कि पूरा विश्वास है कि न सिर्फ छात्र जो हमारे साथ जुड़े हुए युवा हैं, बल्कि कॉलेज एजुकेशन के अन्य दर्शक जो शिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे सभी लाभान्वित होंगे आपके उद्बोधन से। तो चूंकि आज का विषय सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सॉफ्ट स्किल्स दरअसल हैं क्या? क्या ये हार्ड स्किल्स से कुछ भिन्न है? यामिनी जी, कंप्यूटर का युग है, और जैसे कंप्यूटर में हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों अलग अलग विधाएं हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हमें कोई टास्क एलोकेट होता है, कोई कार्य आवंटित होता है, तो उसको करने के लिए कोई विशिष्ट प्रकार की दक्षता की आवश्यकता होती है। ये दक्षता है हमारी उस कार्य को करने के लिए जो हमारे पास जो टेक्निकल नो हाउ होनी चाहिए, जो एक्सपर्टीज जो है। मान लीजिए हम एक दृष्टांत दें किसी मैकेनिक का, कि वो अपने औजारों से, अपने उपकरणों से मशीन रिपेयर करता है जी। उसको वो मशीन रिपेयर करना आता है, उसने हो सकता है आईटीआई की डिग्री ली हो, उसने किसी पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की हो, उसको वो कार्य करना आता है, ये उसकी हार्ड स्किल। लेकिन यदि वो किसी फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ अपने कार्यस्थल पर उसको अपने साथी मैकेनिक से जो है वो सामंजस्य सौहार्द के साथ काम करना होता है। वहाँ उसको अपने अधिकारी के आदेशों की पालना करनी होती है। वहाँ उसको यदि कार्य की अधिकता होती है तो उसको तनाव का प्रबंधन करना होता है। वहाँ पर उसको अपने विचारों की, अपनी आवश्यकताओं की एक गरिमापूर्ण वातावरण में उसको अभिव्यक्ति करनी होती है। क्या वो ये सब ठीक प्रकार से कर पाता है, ये उसकी सॉफ्ट स्किल्स पर निर्भर करता है। तो हार्ड स्किल्स जो हैं वो केवल एक आयाम है, क्योंकि उसके कार्यकुशलता का। लेकिन दो व्यक्ति जिनकी हार्ड स्किल्स का स्तर समान हो,
यदि उनमें से एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से सॉफ्ट स्किल्स में दूसरे व्यक्ति से अधिक पारंगत है, तो हम देखेंगे कि वो सफलता के सोपान जो है वो अपने साथी से कहीं तुलनात्मक दृष्टि से कहीं बेहतर तरीके से वो अभिवृद्धि अपने आप को करता जाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स से अलग हैं, पृथक हैं, और उनकी समीचीन हमारे जीवन में भूमिका है, योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप मुझे ये बताइए, जिसमें हमारे छात्रों के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे युवा किस तरह से अपनी सॉफ्ट स्किल्स का विकास कर सकते हैं, और क्या ऐसी कोई कोर स्किल्स हैं जिनका कि आप यहाँ जिक्र करना उचित समझेंगे? तो आपके प्रश्न के यहाँ दो तीन भाग हैं। पहले तो आपने एक बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जो है प्रतिपादित किया है कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, भले ही वो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा हो, वो एक बड़ी संरचनात्मक ढांचे में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके के पाठ्यक्रम के साथ जो है वो हमको जो है संप्रेषित की जाती है। जी। तो एक करिकुलम होता है, साल का एक पाठ्यक्रम होता है, टीचर्स होते हैं, और ये माना जाता है कि क्लासरूम एटमॉस्फेयर में वो शिक्षा जो है वो संप्रेषित की जा सकती है। बिल्कुल। अब हम बात करें सॉफ्ट स्किल की, तो सॉफ्ट स्किल जो है वो जैसा कि नाम ही अपने आप में सजेस्ट करता है, ठीक है, ये कोई अपने आप में कोई स्पृश्य, कोई दृश्य, कोई चीज नहीं है। इट इज नॉट अ वेरी टेंजिबल फेनोमेनन। ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है। मतलब जैसे कि कहते हैं कि महसूस की जा सकती है, छुई नहीं जा सकती। हो सकता है देखी नहीं जा सकती हो, लेकिन यदि उसका अभाव होता है तो समझ में आता है कि हाँ, इस व्यक्ति में कोई कमी है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये कहा जा सकता है कि सॉफ्ट स्किल का परिमार्जन, उसका संप्रेषण जो है संभवतः क्लासरूम एटमॉस्फेयर में उतना सार्थक तरीके से, उतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है, ये दिस मे बी अ डिसएडवांटेज वी में से, बट द एडवांटेज और द गुड पार्ट इज कि सॉफ्ट स्किल जो है इसमें अभिवृद्धि जीवन भर एक सतत प्रक्रिया है। हम जब से जो है वो अपने इन सॉफ्ट स्किल्स की अवधारणा, इन सॉफ्ट स्किल्स की महत्ता के बारे में जैसे ही हम जागरूक हो जाएंगे, तो हम जो है वो पूरे जीवन जो है, मतलब इसकी कोई कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर आप अपने आप को कभी आप ये मानस बना लें कि साहब मैं तो बहुत अच्छा, मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा करता हूँ, तो ये बिल्कुल मिथ्या अवधारणा है। ठीक है, अगर जीवन में कोई ऐसा क्षण आ सकता है, ठीक है, जब आप आज जिस पड़ाव पर हैं, जितना अच्छा आप समय का या तनाव का या किसी भी अन्य जो है इस प्रकार की सॉफ्ट स्किल की विधा का, ठीक है, आज आपको लगता है कि आप कितनी अच्छी तरह नर्चर कर पाए हैं, भविष्य में आप उससे अधिक जो है वो उसके बेहतर प्रबंधक हो सकते हैं। तो ये जो है वो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हम रोज सीखते हैं, रोज ये ज्ञान जो है हम अर्जित करते हैं। और हाँ, अगर क्लासरूम एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसको जो है वो सिखाना हम प्रारंभ करें, अगर इसकी जो है हमारे स्कूली और कॉलेज पाठ्यक्रम में, ठीक है, इसकी इसकी वर्कशॉप आयोजित हो, तो निश्चित तौर पे ये हमको, हम जो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी व्यक्तिगत आहुति देकर हम जो इसको सीख सकते हैं, उसमें अभिवृद्धि करने में, ठीक है, निश्चित तौर पे इसकी जो एक एक्सेलरेट होगी ये विधा, और हम जो है अपने आप को ज्यादा उन्नत पाएंगे उन साथियों से जो किसी और स्कूल या कॉलेज में है, जहाँ पर कि इस प्रकार का सॉफ्ट स्किल का इनकलकेशन उनमें नहीं किया जाने का प्रयास किया जा रहा हो। अब आप जो कह रही हैं कि अब जो है वो छात्र, हमारे युवा साथी जो हैं, वो स्वयं किस प्रकार से, ठीक है, इसकी अभिवृद्धि कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि हम जो है वो, हमारे में सबसे पहली बात यह है, जैसे हम कहते हैं कि प्यासा जो है वो कुएं के पास तब जाएगा जब उसको वो क्षुधा, वो प्यास, वो पिपासा जो है उसमें जागृत होगी। तो सबसे पहली बात जो ये है कि हम ये समझें कि सॉफ्ट स्किल्स की भूमिका है हमारे जीवन में। सॉफ्ट स्किल जो है वो हमारे काम आती है, ठीक है, उससे हम जो है वो अपने आप को अभिवृद्ध करते हैं, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाते हैं। उसके बाद हम ये समझें कि ये सॉफ्ट स्किल जो है, जैसे आपने कहा कि कुछ कोर स्किल्स हम प्रतिपादित कर पाए, तो अगर इसी स्टेज पे हम समझ लें, अगर हमारे युवा साथी ये समझ जाएं कि हम इस समय किस प्रकार की दक्षता की बात कर रहे हैं, तो हम वस्तुतः जिस प्रकार की दक्षताओं की बात कर रहे हैं, हम अगर उनको चिन्हित करने की, सूचीबद्ध करने का प्रयास करें, तो जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अभी तक हम एक आध की हम बात कर पाए, तो हम समय प्रबंधन करते हैं, हम तनाव तनाव प्रबंधन करते हैं, हम जो है वो हम में सृजनात्मकता जो है का विभिन्न स्तर होता है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में, तो हमें कितनी क्रिएटिविटी है, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं है,
हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर पाते हैं या नहीं, हम प्रेशर सिचुएशंस में काम कर पाते हैं या नहीं। वस्तुतः जो भी ऐसी विधाएं हैं जो कि हमारे, आप यूँ कहें, हमारे व्यवहार को, बिहेवियर, हमारे व्यक्तित्व को यानी हमारी पर्सनैलिटी, और हमारे एटीट्यूड को यानी हमारा दृष्टिकोण, जो भी हमारे दृष्टिकोण को, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, वो स्किल्स, वो विधाएं, वो उनको, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, कोर स्किल्स, तो उनको कुछ लोग सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, उनको कोर स्किल्स कहते हैं। और हमारे युवा साथी इसकी जो है महत्ता इसी से समझ सकेंगे कि हमारे कई साथी, कई स्कॉलर इसको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहते हैं। राइट, राइट। तो आप जो है जिस जिस उद्देश्य के लिए आपने ये ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है, और हमारे युवा साथियों को आज का आपने ये जो विषय रखा है कि इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में किस प्रकार से वे अपने आप को जो है वो अभिवृद्ध कर पाए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में किस तरीके से इन सॉफ्ट स्किल्स का प्रयोग करके वे अपने आप को समुचित रूप से समृद्ध और उन्नत महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने कुछ बात की समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन। मुझे ऐसा पता है कि आप और हमारे दर्शकों को भी मैं ये बता दूं कि आप कैंसर सर्वाइवर हैं। आपको 2 बार कैंसर जैसे असाध्य और जटिल रोग की पीड़ा से गुजरना पड़ा। क्या आप हमारे दर्शकों के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे कि वो समय कैसा था और आप किस तरह आप जूझ कर एक विनर की तरह आए बाहर उससे, और आज आप कैंसर पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं, आप उस संस्था में एक बखूबी एक दायित्व, एक पद का निर्वहन करते हैं। तो कृपया वो प्लीज हमारे साथ आप शेयर करें, वो अनुभव शेयर करें, ताकि, क्योंकि हमारे युवा कभी ना कभी अपने जीवन में, अभी नहीं तो बाद में, ऐसे दौरों से हम सभी रूबरू होते हैं। तो थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए सर। जी, मेरे जीवन में मुझे कैंसर का सबसे पहले साक्षात्कार हुआ जब मैं 11वीं कक्षा में था। मेरे पिताजी को कैंसर हुआ। अ, वे ज़्यादा समय नहीं रह पाए हमारे साथ। उनको इसोफेगस का, एक भोजन की नली का उनको कैंसर था। ये 1985 के आसपास की बात है। और जब मैं 12वीं में आया तो उनका देहांत हुआ। जी। 12वीं में, अभी जैसे आपने बताया, परिचय में बहुत सदाशयता से आपने मेरा परिचय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो 12वीं में जब मैं आया तो मेरी माताजी के ऊपर घर की जिम्मेदारी थी, और मेरे पिताजी का एक स्वप्न था कि मैं पढ़ाई में अच्छा करूं, सफलता हासिल करूं। तो 12वीं कक्षा में उस समय अपनी, मेरी माँ ने जो जिस प्रकार से हमारे घर के दायित्वों का निर्वहन किया, और जितना मैं पुरुषार्थ कर पाया उन विषम परिस्थितियों में, उसमें मैं राजस्थान में अजमेर जोन में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया सीबीएसई में क्लास 12th में। और मेरा आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ। जी। और मैं आईआईटी गया। आईआईटी 5 साल मैंने पढ़ाई की। वहाँ पे मुझे लगा कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। विदेश जाने में मेरा इतना जो है, मेरी रुचि नहीं थी। किंतु मैं आईआईटी से वापस आया, 5 दिन के अंदर ही मेरी माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ, डिक्लेयर हुआ। और चूंकि मैं घर का बड़ा लड़का था, मेरी 2 छोटी बहनें थीं, तो मेरे ऊपर ये दायित्व था कि मैं उनकी चिकित्सा परिचर्या जो है वो, कि उसका दायित्व मैं ठीक से निर्वहन कर सकूं। तो दिल्ली में उनका इलाज हुआ, और दिल्ली आते जाते अगले 2-3 साल जो है, तो उसके साथ साथ मैंने अपने आईएएस की तैयारी करने की कोशिश की। प्रीलिम्स वगैरह देना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है, संक्षेप में यदि मैं निवेदन करूं तो हाँ, ईश्वर दयालु थे, और कुछ समय बाद जो है आरएएस का जो इम्तहान था, देखिए, उसमें जो है मुझे सफलता मैं प्राप्त कर पाया। और आज मैं जो है वो यहाँ राजस्थान सहकारिता सेवा में हूँ। लेकिन कुछ समय के अंतराल के बाद जो है मुझे स्वयं कैंसर हुआ। और हाँ, 2 बार हुआ। और पहली बार जब हुआ तो निश्चित तौर पे मैं बहुत अवसाद में था। मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और अभिशप्त जीवन संभवतः व्यतीत कर रहा हूँ, और ईश्वर जो है वो, उनकी मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोप दृष्टि है। लेकिन जब दूसरी बार मुझे कैंसर हुआ, तब तक संभवतः मैं अधिक परिपक्व हो गया था, और ईश्वर की भी दया दृष्टि थी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि हर दिन जो है वो महत्वपूर्ण है। हर दिन जो है एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है ईश्वर का।
और मैंने ज़्यादा सकारात्मक तरीके से, ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ, ज़्यादा एंजॉय करते हुए मैंने अपना जीवन आगे जीना शुरू किया। जैसा आपने बताया, मैंने पीएचडी की। मैं बहुत समय से थिएटर नहीं कर पा रहा था अपनी नौकरी। मैंने थिएटर किया। मैंने अपने संगीत का शौक जो है वो रिवाइव किया। मैंने जिम जाना शुरू किया, अपने आप को फिट किया, और मैंने एक किताब लिखी। तो जी जी जी। मैंने अपने पिता, अपनी माता, देखिए, और मेरे जो अनुभव थे, मुझे लगा कि कितना अनुभव ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है, तो उसे मुझे साझा करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ। और हम छोटी छोटी परेशानियों से, विपदाओं से जो संत्रस्त हो जाते हैं, आस खो देते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरा जो ये अनुभव है उससे मेरे साथी कोई पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, अगर एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई लाभ हो, तो वो एक मेरी पूर्ण आहुति होगी। समाज के प्रति मेरा एक सार्थक योगदान होगा। मैंने एक छोटी सी किताब भी अपने एक संस्मरण सा लिखा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कैंसर मेरे जीवन में एक वरदान के तौर पे आया। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं आज अपने उस अनुभव का आभारी हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि उसने मुझे एक अधिक सार्थक, अधिक डिसिप्लिन, अधिक समयबद्ध अनुशासन के साथ जीवन जीने की उसने मुझे प्रेरणा दी है। तो इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। तो कुल मिला के बात ये निकली कि आपके पास हार्ड स्किल्स तो पहले ही थी, लेकिन जो बीमारियों से आप 2 बार जूझे और बहुत ही एक लंबे समय तक आप जूझते रहे, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स का कितना योगदान रहा, ये आपकी निखरी हुई, परिपक्व भी हुई, और साथ ही आप में वो संघर्ष से जूझने का एक मादा जो था वो और परिपक्व हुआ। तनाव का प्रबंधन जो है वो आपने इतना बढ़िया किया। इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे हमारे युवाओं को कि जब एग्जाम का प्रेशर होता है, या एक एक स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा है, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा है, या और कई तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें वो क्या करें उस समय? यामिनी जी, आपने बहुत सारी बातें जो है वो अपने इस छोटा सा जो आपने प्रश्न पूछा उसके भूमिका के रूप में आपने बहुत सारी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कह दी। तो अगर आप मुझे मौका दें, लिबर्टी दें, तो मैं दो दो क्षण जो है, मैं पहले उनको एक बार जो है मैं उनको टच करना, उनको स्पर्श करना चाहूंगा। जी तो बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात कही। और जैसा कि मैं निवेदन करूं, मेरी पृष्ठभूमि आईआईटी की है। और जी आईआईटी प्रबंधन, आईआईटी में जो जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा जो है संप्रेषित की जाती है, उसको एक उपालंब, एक उलाहना उसके ऊपर ये है, एक आक्षेप उसके ऊपर ये है कि आईआईटी की शिक्षा में हार्ड स्किल्स सिखाई जाती हैं, जी। सॉफ्ट स्किल्स के लिए लोगों को तैयार नहीं किया जाता। तो बिल्कुल। हमारे आईआईटी के साथी जब बाहर निकलते हैं आईआईटी से, तो ये माना जाता है कि वो एक बहुत ही संरक्षित एक जगह से निकल के और सीधा एक एग्जीक्यूटिव या एक कॉर्पोरेट जंगल में पहुंच गए हैं, जहाँ पे अब उनको समझ में नहीं आता। जहाँ एक वो पैट्रनेज, एक प्रश्रय जो उनके पास था, वो प्रश्रय अब नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है। अब वो एक समाज में है जहाँ पे कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और कई लोग जो है वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आईआईटीज ने, बिल्कुल। जबकि आप बड़ी एक महत्वपूर्ण बात, जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे युवा साथी जो है, क्या उनके लिए स्कूली और कॉलेज पाठ्यक्रम में हम शामिल करें सॉफ्ट स्किल्स को, और वो किस प्रकार से अपना विजन, अपना दृष्टिकोण को किस प्रकार से वो और व्यापक कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है जो कि आईआईटीज बहुत पहले से जिसका अनुसरण कर रही हैं, और जो कि हमको करना चाहिए, जो कि हम करना प्रारंभ कर रहे हैं अपने बाकी स्कूल कॉलेजों में भी। वो ये है कि जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, वो मकौले की शिक्षा से आगे बढ़ के वो एक बड़ी लिबरल और वर्सेटाइल एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जब कोई विद्यार्थी जो है वो विज्ञान की, जब वो साइंस की जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है, जब वो स्नातक की जो है वो डिग्री प्राप्त करने के लिए जो है वो अ, अभिप्रेरित है, तो उसके साथ साथ उसको जो है उसके पाठ्यक्रम में उसके पास विकल्प होने चाहिए कि यदि वो चाहे तो वो फिलॉसफी का भी कोई कोर्स कर पाए, वो साइकोलॉजी भी पढ़ पाए, वो इकोनॉमिक्स का भी, क्या एक आध कोर्स ही सही, लेकिन कुछ उसको इस प्रकार के इलेक्टिव्स उसके पास जो विकल्प होने चाहिए। जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत आहुति है, हाउ वेल रेड अ पर्सन आई एम, तो हम जितना ज्यादा हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जितना ज्यादा हम लोगों से मिलते हैं, जितने विभिन्न प्रकार के विषय जो है उनसे हमारा साक्षात्कार होता है, उससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको एक व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, यदि आप सॉफ्ट स्किल्स में अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, तो आपको लिबरल एजुकेशन से आपका साक्षात्कार बहुत अर्ली स्टेज पे आपका होना प्रारंभ हो जाए, तो संभवतः बहुत अच्छा होगा।
तो एक बात आपने कही, तो अब जहां तक मेरी बात है, हाँ ये बात सही है कि मैं आईआईटी से में पढ़ा था, और हो सकता है वहाँ पढ़े होने की वजह से हार्ड स्किल्स के प्रति ओरिएंटेशन ज्यादा था। पर जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, प्रारंभ में ही कभी, चूंकि मेरे घर में मेरी माँ थी, मेरी बहनें थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं विदेश नहीं जाना चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस देश में रहकर ही यहाँ अपने देश की, अपने समाज की कुछ सेवा करना चाहता था। तो मैंने प्रारंभ से ही अपने आप को इस तरीके से मोल्ड करना, सॉफ्ट स्किल जो आप कह रही हैं, जो हमारे युवा साथी जो सीखना चाहते हैं, मैंने वो सॉफ्ट स्किल्स प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी करिकुलर एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की ओर भी अपने आप को सजग रखा। तो मैंने वहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, हाँ। मैंने वहाँ पर थिएटर किया। मैंने वहाँ पर जो है वो टेनिस खेली। मैं वहाँ पर छात्र संघ का अध्यक्ष बना। मैंने वहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्टूडेंट एक्टिविटीज में भाग लिया। आज मैं देखता हूँ कि जब मैं अपने सरकारी सेवा में जहाँ पर भी मैं कार्यरत होता हूँ, वहाँ जब मुझे कोई नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, वहाँ जब मुझे कोई कार्यवाही विवरण लिखना होता है, वहाँ पर जब कभी मुझे मंच संचालन करना होता है, वहाँ पर जब मुझे किसी मीटिंग में अपने अधिकारियों को या अपने मातहतों को संबोधित करना होता है, तो वो कितना ज्यादा जो है वो ये मेरी, जो कुछ भी मैंने उस समय ग्रहण किया था, वो हर चीज जो है संभवतः मेरे भविष्य में मुझे जो है वो कुछ बनाने के लिए वो मुझे तैयार कर रही थी, जी। है ना। तो बेसिक मेरा जो है वो निवेदन यही है कि हमारे साथी जो हैं, पहली बात है कि हम ये समझ जाएं कि ये सॉफ्ट स्किल्स महत्वपूर्ण है। हम्म। अगर वो महत्वपूर्ण है, तो जैसा आपने बहुत अच्छा जो है वो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में, इस प्रश्न के जो आपने प्रारंभिक भूमिका में आपने कहा, उससे मैं एक चीज में उठाना चाहता हूँ और जी। उसको जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी चोट पहुंचती है तो उससे हमको बहुत वेदना होती है, बहुत कष्ट होता है, और हम जो है वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर से देखिए अपने माता पिता को याद करते हैं, ना भगवान को याद करते हैं, बहुत उनको बहुत उलाहने भी देते हैं। और हमारे ही कुछ साथी, हम में से ही कुछ लोग हैं जिनको बहुत बड़े बड़े कष्ट जो है वो सहते हैं, और उनको भी बहुत समभाव से, बहुत सहिष्णुता से, बहुत सदाशयता से उसको जो है वो ग्रहण करते हैं, बहुत मर्यादित जीवन व्यतीत करते हैं, और उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन इसमें सिर्फ ये है कि जब कष्ट आता है, तो वो छोटा कष्ट हो या बड़ा कष्ट हो, जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरती है उसको बहुत बड़ा लगता है। अब मैं अपने युवा साथियों से बात करूं, ठीक है, मैं चाहता ही नहीं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आए, लेकिन जब वो कोई किसी इम्तिहान को अपना लक्ष्य बनाते हैं, जी। और मान लीजिए उस परीक्षा में जो है वो पहली बार जो है वो एक बार की जो है मान लीजिए असफल होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि जीवन का अंत यही है, जैसे हम्म। यही सब कुछ था, और अब ये नहीं है, तो अब जो है वो जीवन में और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपने आप में जो है ये एक गलत सोच है। हमें इतना परिपक्व होने की आवश्यकता है, जब हम किसी चीज को लक्ष्य बनाएं, बिल्कुल। हम पूरी एकाग्रता से जो है वो, कि इफ व्हेन आई एम लिविंग टुडे, आई शुड लिव एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो मुझे राइट। पूरी पूरी एकाग्रता से, पूरी एकाग्र चित्तता से, पूरे संयम से, पूरे धैर्य से मुझे जो है वो उस लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। लेकिन यदि खुदा ना खास्ता जो है वो लक्ष्य मुझे प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे वो आस नहीं खोनी चाहिए। आज मैं बीमार हूँ, आज मुझे लगता है कि मेरा कष्ट, मेरी वेदना इतनी ज्यादा है कि मैं इसको नहीं झेल पाऊंगा। जब वो कष्ट खत्म होता है, आज जब मैं अपने उस कैंसर से को पीछे देखता हूँ, जब वो कैंसर था तो मुझे लगता था कि मैं, ठीक है, इससे नहीं उठूंगा। आज जब मैं उठ गया हूँ तो आप मुझे विक्टर कह रही हैं, आप मुझे विनर कह रही हैं, आप मुझे विजेता कह रही हैं, है ना। तो जो आज जो परीक्षा है, ठीक है, वो मुझे लग रही है कि ये बस मेरे जीवन में इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा ठीक है हमारे सदी के महानायक भी कहते हैं, अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, ठीक है, और भी बड़े लोगों से आप सुनेंगी, एक काम अगर नहीं हुआ, अगर ये हुआ, अगर मेरी इच्छा ईश्वर ने पूर्ण की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि खुदा न खास्ता मेरी इच्छा नहीं पूर्ण की, तो संभव है इससे कहीं बेहतर, एक ज्यादा उज्जवल भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है। अभी हाल में मेरे दफ्तर में मेरा एक साथी है, मेरा एक कुलीग है, एक छोटा युवा साथी है, एलडीसी बन के आया है मेरे दफ्तर में, और 2-3 दिन पहले वो आया, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देनी है सर, उसका जो है वो डेट आ गई है, तो सर मेरे पास अब ये 65 दिन बचे हैं सर, आप बताएं मैं क्या करूं। सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। पिछली बार मैं आखिरी पड़ाव तक आ गया था और मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सारी बातें समझाने के साथ उस बहुत ही कुशाग्र बुद्धि बालक को, और बहुत ही प्रखर मुझे प्रतिभावान व्यक्ति वो लगा, मैंने सारी बात कह के उसको ये लगा कि अगर तुम पूरी
पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे जीवट के साथ ये इम्तिहान दो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तुम्हारा नहीं होता तो मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि तुम आरपीएस बनोगे। तो ये जो सोच है ना, आप जो है वो ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कैन इट एनर्जाइज मी टू पुट माई स्केल्स हायर? राइट। है ना, ये जो है, ये मैं अपने युवा साथियों से, ये मैं उनको प्रेरित करना चाहिए। मैं उनसे, मेरी आशा है कि वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे समाज के प्रणेता हैं भविष्य के। वो ये एक अगर जो है वो अपने अंदर जो है इस प्रकार की एक उत्कट, एक जिजीविषा उत्पन्न कर लें, तो हमारा देश जो है वो कितनी ग्लोरी जो है वो कितना गौरव प्राप्त करे। ये मैं सब में देखना हाँ, चाहता क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है अगर इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट होता है तो कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट अपने आप होगा। हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, हम जापान से ये सीख सकते हैं, ये जो व्यक्तिगत जो चरित्र है, सारे व्यक्तियों का चरित्र मिलकर देश का चरित्र बनता है। तो यदि हमारे सारे सारे युवा, जैसा आप कह रही हैं, अगर वो इतने उन्नत होंगे तो देश अपने आप उन्नत हो। कितनी अच्छी 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 बातें कर रहे हैं सर आप हमसे, और आई एम श्योर कि हमारे जो युवा हैं वो जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं अब एक चीज और, चूंकि प्रतियोगिता का विषय है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या सॉफ्ट स्किल्स को बायोडेटा या रिज्यूमे में हमारे युवाओं को, प्रतिभागियों को शामिल करना चाहिए? क्या इनका कोई प्रभाव पड़ता है? और क्या ऐसी कोई सॉफ्ट स्किल्स है जिन्हें नहीं लिखना चाहिए? ऐसा भी है? हम्म, तो देखिए, आप ना बहुत अच्छे और बहुत गूढ़ प्रश्न पूछती हैं आप। तो अच्छा। सबसे 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 पहले मैं आपसे ये निवेदन करूं, वर्तमान जो विधा है रिज्यूमे राइटिंग की, जी। इसमें जो है वो एक प्रावधान है, और लोग अब जो है वो ये लिखना पसंद करते हैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, और ये बताना, ये हाईलाइट करना पसंद करते हैं कि क्या उनके पॉजिटिव कुछ ट्रेड्स हैं। हाँ। और कॉरपोरेट सेक्टर में तो उनको ये भी एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी साथ साथ बताएं। अच्छा। यहाँ यहाँ तक कि जब हम यूपीएससी का या आरपीएससी का जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं, तो कई जी। बार जो है वहां पर जो है आपसे बोर्ड भी ये इस तरह के सवाल पूछता है कि आप अपने कुछ ऐसे दो इस प्रकार की कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज बताएं, ट्रेड्स बताएं, जिनकी वजह से हमें आपको लेना चाहिए प्रशासनिक सेवा के लिए, क्योंकि आपको उत्तीर्ण करना चाहिए। और साथ ही साथ वो बहुत ही आप इसको कहिए झांसा देके जो है वो एक सवाल ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स ऐसे बताइए, नेगेटिव क्वालिटीज बताइए। तो इसके ऊपर भी इंटरव्यू वगैरह में हम अपने साथियों को, अपने युवा साथियों को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में ये निवेदन करना चाहूंगा कि रिज्यूमे राइटिंग में प्रत्यक्ष रूप से ना सही, किंतु परोक्ष रूप से सॉफ्ट स्किल्स का समाहित किया जाना, ये तो हमेशा से चला जा रहा है। क्योंकि अच्छा। हम जब अपना रिज्यूमे, हम जब अपना सीवी पेश करते थे, हम जब कुछ लिखते थे, तो हम उसमें क्या कहते थे? देखिए, हम अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखते थे। हमने जो है वो, हमने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, हमने क्या क्या डिग्रियां अभी तक हासिल की। उसके साथ साथ जो उसके, अच्छा, हम जो है ये माना गया कि हमने लिखित परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, इसलिए हम अब बोर्ड के सामने बैठे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम जो बातें लिखते थे, ठीक है, हमको ये उसमें प्रावधान होता था, हमको उत्साहित किया जाता था ये लिखने के लिए कि हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। हाँ। अब जब आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिखेंगे यामिनी जी, और आप उसमें लिखेंगे कि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो वक्तृता है या वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता आप जो है कितने तार्किक रूप से अपनी बात का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये तो इंटरव्यू बोर्ड वैसे भी देख लेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपने अपनी तर्क क्षमता और उस अपने अपना प्रस्तुतिकरण आपने समय समय पर आपने उसको परिमार्जित करने का प्रयास किया है, ये आपने उसका बोध करा दिया अपने सीवी में। अच्छा। जब आप उसमें ये लिखते हैं, जब आपका बच्चा उसमें ये लिखता है, आपका कोई छात्र छात्राएं आपके ये लिखते हैं उसमें कि मैं फला जो है वो खेल खेलता हूँ, या इस खेल या इस प्रतियोगिता में मैंने राज्य स्तर पे या जो केंद्र स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे मैंने भाग लिया, या मैं इस क्रीड़ा में, इस खेल में मैं अपने स्कूल का मैं कैप्टन था, या मैं अपने स्कूल में इस क्लब में फोटोग्राफी या किसी क्लब का मैं सदस्य था। तो जी। अपने आप उसने ये जो है परिलक्षित करने का प्रयास किया कि वो एक टीम में काम कर चुका है। तो वहाँ टीम बिल्डिंग आ गई। तो वहां उसका वो जो है वो एक दल के सदस्य के रूप में काम कर पाएगा,
वो एक दल के सदस्य के रूप में किसी प्रकार के आदेशों निर्देशों की जो है समुचित रूप से पालना करने को तत्पर होगा, इनसबऑर्डिनेशन का उसमें भाव नहीं होगा। ये अपने आप उसने अपने रिज्यूमे में जो है परोक्ष रूप से वो लिख रहा था। पहला निवेदन तो मेरा ये। बिल्कुल। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं यामिनी जी कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने रिज्यूमे में जो है वो क्या सॉफ्ट स्किल्स लिख रहे हैं। वस्तुतः महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने व्यवहार से, अपने प्रस्तुतिकरण से इंटरव्यू बिल्कुल। बोर्ड को ये चीज पुष्ट कर पाए कि आपने जो लिखा है वहां पर वो वो व्यवहार, वो लक्षण, वो कारक तत्व आपके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग हैं। है। यदि यदि कहीं ऐसा होता है कि आप जो है वो उसमें लिख तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रही हैं, हाँ। आपने कहा कि आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं और आप बहुत जी। अच्छे टीम मेंबर हैं, और जी। जो है इंटरव्यू बोर्ड ने जो है किसी प्रकार के आपसे जो है वो जटिल प्रश्न पूछ के किसी तरह से आपको कॉर्नर करके किसी ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां आप एकदम से जो है वो आपने अपना एक विचलित हो गए। प्रताड़ना का बोध दिखा दिया और आप विचलित जी। हो गए, तो आपने उसके पहले जो भी लिखा है उसके ऊपर पानी फिर गया और आपकी जो साख है वो बहुत प्रतिकूलता मैं ये कहूंगा प्रभावित हो गई। प्रभावित हो गए। जी। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो लिखें, पहली बात आपने उनको आत्मसात किया हो, क्योंकि ये बहुत, हम्म। आप देखती हैं कि रिज्यूमे में कोई भी आजकल लिख देता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अब हम्म। प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज या प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश आप लिख रहे हैं, लेकिन वो लिखने में यदि वर्तनी की अशुद्धि है तो हाँ। निश्चित तौर पे प्रोफिशिएंसी तो नहीं है। प्रोफिशिएंसी तो आपकी 2 मिनट में पकड़ में आ गई, वहां तो फिर अर्थ का अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया। तो इसलिए आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, या जी। कुछ लोग लिखते हैं ऐसा वर्किंग नॉलेज, जिसका कुछ मतलब नहीं होता, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो वो वर्किंग नॉलेज है वो कितना है, यदि कोई व्यक्ति सामने बैठा है जिसको कंप्यूटर की जो है वो एबीसीडी आती है, तो बहुत आसानी से कोई प्रश्न पूछ के वो आपको एक्सपोज कर सकता है। तो आपकी भले ही आप उसको वर्किंग नॉलेज लिखती हैं या प्रोफिशिएंसी लिखती हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स लिखती हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस लिखती हैं, आप क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखती हैं, है ना? या स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, और कोई भी चीज आप लिखते हैं वहां पर, पहली बात तो आपको वो आत्मसात होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से वहां पर पुष्ट तरीके से परिलक्षित होनी चाहिए कि आप में वो क्वालिटीज ठोस तरीके से हैं। और इसका दूसरा भाग जो आप कह रहे हैं क्या नहीं लिखना चाहिए, या यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपकी नेगेटिव क्वालिटीज क्या हैं, तो मेरा आपसे निवेदन इसमें यह है कि उसको हमें हमेशा इसको भी एक अवसर की तरह उपयोग में लेना चाहिए, और नेगेटिव क्वालिटीज में भी हमें ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जो वस्तुतः पॉजिटिव हो। अच्छा। तो अगर हमको कभी कोई हमसे और वो भी फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि वहां भी हमारी, ठीक है, हमारी ईमानदारी, हमारी ऑनेस्टी जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैं पहले तो आपको इसका जो है वो किसी प्रकार का उदाहरण दे दूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप कोई एक अपनी नेगेटिव क्वालिटी बताइए, जी। जी। तो मैं अपनी एक नेगेटिव क्वालिटी बता सकता हूँ। मेरी एक नेगेटिव क्वालिटी ये है कि मुझे जब कोई कार्य दिया जाता है तो जब तक मैं उसको पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं ठौर से बैठ नहीं पाता। मैं मतलब आई एम रेस्टलेस टिल दैट टाइम, राइट। ठीक है। क्या अब ये नेगेटिव है? ये अपने आप में एक नेगेटिव क्वालिटी है, क्योंकि मैं जो है तब तक जो है अपना और अपने आसपास के लोगों का मैं उनका जीवन हराम करूंगा, है ना, और उनको भी चैन से नहीं बैठने दूंगा, अपने साथियों को, अपने माताओं को। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप ये देखें कि इस मेरे सामने जो इंटरव्यू बोर्ड है, मेरे सामने जो मेरा नियोक्ता है जो मुझे लेने का परीक्षण कर रहा है, मेरे विचार में उसके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव हाई क्वालिटी है। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसको जब कोई कार्य दिया जाएगा तो वो उस कार्य को परिणति तक पहुंचाने को तत्पर होगा, और जब तक उस कार्य को पूरी तरह जो है वो नहीं कर लेगा तब तक जो है वो चैन की सांस नहीं लेगा। दिस इज अ गुड सबॉर्डिनेट। आई वुड लव टू हैव सच अ सबॉर्डिनेट इन माय ऑफिस, अंडर मी, विद मी, राइट। तो तो एक इसलिए बात है कि ये जो आप कह रहे हैं नेगेटिव स्किल है, ये किसी के लिए पॉजिटिव स्किल हो गई। बस तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि वो जो जब आपसे जो आपकी जो नेगेटिव स्किल्स है, हमारा काम क्या है जीवन में, जो आपने आपने इतना अच्छा एक जो है वो विषय रखा आज का, एनहेंसिंग सॉफ्ट स्किल्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, फॉर अ कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट, फॉर अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जी। हमारा काम ये है कि हमारी जो हम जब भी कोई मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराते हैं अपने साथियों की, सरकारी सेवाओं में भी, ओटीएस वगैरह में, मैंने बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जब हम कोर्सेज कराते हैं, तो हम सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, हम अपने साथियों की स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जी। स्वॉट मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके जीवन में, और क्या चुनौतियां हैं।
तो मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मेरी ताकत है, जो मुझ में नैसर्गिक गुण हैं, उनको जी मैं और ज्यादा अभिवृद्ध करूं, उनको मैं और बढ़ाऊं। जी और जो मेरी कमियां हैं, जो मेरे अवगुण हैं, जो मेरे दोष हैं, उनको मैं और कम करूं, उनको मैं मिनिमाइज करूं। तो अल्टीमेटली शेक्सपियर ने कहा देयर इज नथिंग गुड और बैड, कोई देयर इज नथिंग इट्स लाइक अ ऑल नेगेटिव, रिलेटिव। देयर इज इट्स ऑल नथिंग लाइक रिलेटिव। अ हाँ नेगेटिव क्वालिटी। हाँ इस समाज में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दुर्योधन भी है और कर्ण भी है, ठीक है, राम भी है और लक्ष्मण भी है। और इनकी जो है वो जोड़ी होती है, जो दो अलग हम्म अलग प्रकार के लोगों की जोड़ी होती है। और आज की तारीख की मैनेजमेंट का जो जो भी थ्योरी है, जो भी अवधारणाएं हैं, वो ये कहती हैं कि लीडरशिप शुड बी सिचुएशनल, लीडरशिप परिस्थिति जन्य होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति के अच्छा ऊपर जो है वो लीडरशिप जो है वो होनी ही नहीं चाहिए एक व्यक्ति के कंधे पर। यदि एक दल जी है तो वो अलग अलग प्रकार के यदि कार्य करते हैं, तो एक व्यक्ति को, यदि एक व्यक्ति आज जो है रजिस्ट्रार की या वाइस चांसलर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन के पास जो है वो किसी प्रकार का ज्ञापन देने के लिए यदि हम एक लीडर का चयन करते हैं, तो यदि कोई वर्ल्ड बैंक से कोई टीम आती है, उनके सामने यदि किसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण करना है, तो हम दूसरे व्यक्ति को लीडर बनाना चाहिए। और यदि कोई प्रोजेक्ट है, कोई किसी प्रकार का नया प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन है, उसके लिए कोई विश्लेषण करना है, तो वो एनालिटिकल एबिलिटी वाला जो जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो उस ग्रुप में, उस तीसरे व्यक्ति को उस समय लीडर बना देना चाहिए। तो सिचुएशनल लीडरशिप डिमांड्स कि एक ही ग्रुप में हम में इतना सामंजस्य हो, हम में इतनी परिपक्वता हो, इतनी समझ हो कि जो कार्य सामने मुंह बाए खड़ा हो, उसके हिसाब से सिचुएशनली हम लीडर्स तैयार करें। इसका मतलब ही ये है कि एक टीम में होमोजीनियस एक ही प्रकार के लोग नहीं होने चाहिए। जी टीम में हिट्रोजीनियस जो है वो लोग होने चाहिए, अलग अलग नैसर्गिक गुणों के लोग होने चाहिए। तो एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक अ नेगेटिव क्वालिटी। जो आज नेगेटिव क्वालिटी है, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में, किसी और पृष्ठभूमि में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में इट मे वेरी वेल बी अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट। तो हमारे राइट। पास, हमारे दल में, हमारी टीम में इस प्रकार हर प्रकार के सदस्य होने चाहिए, ठीक है, जिनको समय समय पर परिपक्वता के साथ जो है जिनका समुचित उपयोग किया जा सके। दैट इज अ गुड टीम, दैट इज अ प्रॉपर टीम। मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी हम पिछले 1.5 साल से बड़े महामारी काल से गुजर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल हो चाहे सोशल लेवल हो, क्या इसके मैनेजमेंट में भी सॉफ्ट स्किल्स का कोई रोल रहा है हाँ या हाँ होना बिल्कुल चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। हम समझे हों, माने हों, ठीक है या नहीं, ठीक है, ये हमारे बोध पर निर्भर करता है। पर आप देखिए, बड़ी एक अजीब सी स्थिति आई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी था। मनुष्य समाज में लोगों से मिलता मिलता जुलता था, मिलना जुलना चाहता था। उसकी लोगों से आत्मीयता थी। वो जो होटल रेस्टोरेंट में जाता था, चलचित्र देखता था। और सडनली एक दिन ऐसा आया कि उसको जो है वो, ठीक है, अपने घर के पिंजरे में उसको कैद होना पड़ा। और उसको ये समझ नहीं आया, उसको ये पता नहीं था, उसके हाथ में नहीं था कि कितने समय तक इस प्रकार से, ठीक है, उसको अकेले या अपने परिवार में सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ऑल काइंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स हैव कम अप। और उसको जो है वो एक अलग प्रकार का समय प्रबंधन करना पड़ा। तो कहाँ जी तो बहुत सारी गतिविधियां थी और उनको करने के लिए हमारा समय जो है वो बहुत कम पड़ जाता था। और कहाँ हम अपने घर में हैं और हमारे पास जो है वो पूरा दिन है, 24 घंटे हैं, और हमें लग ये रहा है संभवतः कि हमारे पास कोई काम नहीं है करने को। और हम जो है लोगों से मिल भी नहीं सकते, ठीक है, उनसे अपने जो है वो अपने अवसाद, अपने कष्ट शेयर भी नहीं कर सकते। नाउ व्हाट टू डू? तो जिन लोगों ने ज्यादा बेहतर तरीके से ये जीवन जिया, ठीक है, ये समय इसका यापन किया, उन्होंने, उनकी कुछ हॉबीज थी, उनकी जी कुछ अभिरुचियां थी। तो जी वो लोग जिनको अच्छी किताबें पढ़ने का शौक रहा, सुन के सेल्फ एंजॉयमेंट कर सकते थे। वो लोग जो जो गार्डनिंग करके अपने अपने साथ रहकर, ठीक है, जो एंजॉय कर पाए, उन्होंने जो है वो कम अवसादग्रस्त हुए, अच्छा अच्छा है ना। तो आप देखें, दो चीजें बहुत, तो समय प्रबंधन बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल प्रतिकूल हो गया, बिल्कुल डायकोटोमस हो गया उससे, जो कि हम साधारणतः करने के आदी थे। तो हाँ कुछ लोगों ने अपना समय प्रबंधन किया, कुछ लोगों ने कुकिंग सीखी, कुछ लोगों ने कुछ पुस्तक लिख डाली, कुछ लोगों ने कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे, ठीक है, आपके कॉलेज एजुकेशन के, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने। कुछ लोगों ने बिल्कुल अपनी कुछ नई हॉबीज जो है वो बनाई, या पुरानी हॉबीज को एनरिच किया। जी दूसरी तरफ जो है यही बात जो है तनाव प्रबंधन से संबंधित है। तो हम्म जो लोग अवसादग्रस्त हुए,
क्या उनको अपने उस हाँ, अवसाद जो है उसको उसको दूर करना आता है? तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट वर टू हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कोर स्किल्स विच जिसे हम कहते हैं विच टुक अ सीरियस बैक सीट। बहुत बुरी तरह से वो उनको आघात पहुंचा इस कोविड के समय में। और उन लोगों का जो है वो चरित्र का की परीक्षा हुई जिनमें ये विधाएं जो है वो ज्यादा जो है जिन्होंने आत्मसात कर रखी थी। और उन्होंने बेहतर तरीके से, मुझे लगता है, इस कोविड की महामारी का, कोविड की समस्या का न सिर्फ स्वयं उन्होंने वो इससे उबरे, बल्कि उन्होंने समाज का भी मनोबल बनाए रखा। उन्होंने अपने साथियों को भी, आपने देखा, कुछ लोग निरंतर लोगों को फोन कर करके उन्होंने लोगों को जो है वो उत्साहित किया, उनको प्रेरित किया कि ये समय भी निकल जाएगा। उनको उनको ढाढ़स बंधाया। यदि किसी को कोविड हो गया तो उनके घर पे जो है वो सामान पहुंचाया, भोजन बिल्कुल। पानी व्यवस्था की। हमारे डॉक्टरों ने जो है वो किस प्रकार से कोविड जो है उससे लड़ाई की। तो मीडिया में भी आप देखें, कई कुछ ऐसे लोग थे जो फेसबुक वगैरह पे बहुत ही अवसाद की जो है वो बातें शेयर करते थे। और कुछ लोग जो है वो कोरोना वॉरियर्स के बारे में बात करते थे, सक्सेस स्टोरीज सुनाते थे, अच्छी हम्म, अच्छी बातें शेयर करते थे। तो ये जो है ये सकारात्मक दृष्टिकोण जो है ये इस कोविड महामारी में भी बहुत विलक्षण तरीके से ये जो है वो सामने भी सही आया से है। आया। और जो है इसने समाज को, ठीक है, उसका पथ मैं मानूंगा कि सेकेंड वेव तक जो है प्रशस्त किया है कि हम इस इतने बखूबी हम इससे उबर पाए हैं। ठीक है, इसके लिए निश्चित तौर पे सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही। सकारात्मक दृष्टिकोण। अब ये एक ऐसी चीज है कि बार बार हम जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसमें चूंकि छात्र हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। तो एक सवाल आया है काजल मेघवाल का कि एग्जाम देने पॉजिटिव मन से कैसे जाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है काजल जी। देखिए, ऐसा है कि जब इतने लंबे समय हमने जो है वो पढ़ाई की है, और अब वो सारी जो पढ़ाई है, सारी जो मेहनत है, सारी जो तैयारी है, सारा जो त्याग बलिदान हमने किया है, उसकी आहुति देने का जो है वो क्षण आया है। तो निश्चित तौर पे एक प्रकार की नर्वसनेस है। वो सब कुछ जो अब तक हमने किया है वो ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो है हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, इस बात की नर्वसनेस है। तो अब हम निश्चित तौर पे ये प्रश्न आएगा जहन में कि हम कैसे जो है पॉजिटिव तरीके से इम्तहान देने जाएं, हम क्या। तो मेरा विनम्र निवेदन इसमें यह है कि सबसे पहले मैं मन में ये सोचूं, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा काजल जी, कि ये सारा जो खेल जो है ना वो यहाँ है। इट इज बेसिकली अ हम्म, गेम ऑफ द माइंड, मेंटल है सारा, है ना। तो आप ये समझिए कि हम अपने जो थॉट्स हैं, सकारात्मक या नकारात्मक जो हमारे विचार हैं, हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। आप देखती हैं कि जब हम किसी समस्या में होते हैं तो एक विचार आता है, एक विचार की बयार आती है, और एकदम से हम जो है वो उसी समस्या में, उसी परिस्थितियों में हम एकदम से बहुत विचलित हो जाते हैं। और 2-5 मिनट 10 मिनट बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सकारात्मक कोई विचार आता है और एकदम से उसी परिस्थिति में हम थोड़ी देर के लिए जो है वो ठीक महसूस करने लग जाते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि हम सबसे पहले ये समझें कि जब अगर हम इम्तहान देने जा रहे हैं, हमको मालूम है कि ये वो क्रूशियल समय है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और अगर वो नेगेटिविटी हम पर हावी है, तो क्या हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या बदतर परफॉर्म करेंगे। तो निश्चित तौर पे है कि अगर आप नर्वस होंगे, अगर आपने स्ट्रेस को अपने पर हावी होने देंगे, तो आप जो है जो कुछ आप जो आता है आपको जितना, उतना भी आप बहुत अच्छी तरह कंस्ट्रक्टिवली उसको वहां पर अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम जो है फिर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ जो हमारे पास है उसका बेहतर से बेहतर प्रस्तुतिकरण करने को तैयार हों, और वहां जो प्रश्न आए जैसे भी आए, उनको उन परिस्थितियों में उस 3 घंटे में जो अधिकतम हम अपनी आहुति दे पाए वो हम देने का प्रयास करें। तो when the answer is yes, when we know that the best outcome will come, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, खोने को कुछ है ही नहीं हमारे पास। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में काजल जी को अपना जवाब मिला होगा। सर जितेंद्र सोनी जी पूछ रहे हैं कि हम हार्ड वर्क तो कर लेते हैं लेकिन आजकल जमाना स्मार्ट वर्क का है, तो वो कैसे करें। सर एक बात है मिश्रा जी कि ये मतलब ये गागर में सागर और उसमें से भी मोती निकालने का काम आपसे करवा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई, मुझे बहुत खुशी है अगर मेरी कही हुई कोई भी बात जो है वो जितेंद्र सोनी जी को स्पर्श कर पाती है, तो जी। मुझे बहुत बहुत ही खुशी होगी।
मैं जितेंद्र सोनी जी को अपना छोटा भाई मानते हुए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जितेंद्र जी, जी क्या है, कलयुग है ये। जी और कलयुग में ज्यादातर लोग ये सोचने लगे हैं, जो कि बहुत ही मिथ्या सोच है, कि स्ट्रीट स्मार्ट होने से और स्मार्ट होने से सब कुछ मिलता है। चतुर होना चाहिए, चतुराई अगर है तो मैं तो किसी के पाँव के नीचे से भी कालीन निकाल लूंगा, उसको हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो है सारा खेल जो है वो, सारा सक्सेस जो है वो मेहनत का नहीं है, वो स्मार्टनेस का है। हम्म? वो आपके वाक चातुर्य का हो सकता है। वो आपका जो सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ बनाने का हो सकता है ना। एक बहुत पुराना, यामिनी जी आप क्षमा करेंगे, एक बहुत पुराना सा मेरे को एक कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है। जी तो कबीर दास जी ने कहा था, जितेंद्र सोनी जी हो सकता है मेरी बात को नहीं माने, मैं मुझे पुरातन प्रकार का व्यक्ति मान ले, पर कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हुए। है ना? सही बात। तो ये तो जितेंद्र सोनी जी समझ पाए नहीं समझ पाए, मैं ये बात तो यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। जितेंद्र जी, प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने आपके जितने भी व्यक्ति हैं जिनसे आप वो स्मार्टनेस दिखाना चाह रहे हैं, वो भी वही अन्न ग्रहण करते हैं जो आप ग्रहण करते हैं, वो घास नहीं खाते। तो जब आप अपने दोस्त ऐसे बनाएंगे, जब आप अपने साथियों को, अपने समाज में जिन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनको स्मार्ट बन के आप उनको छल के अपनी चतुराई से सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित ये मान के चलिए कि आपका जो भी कुटुंब है, आपके जितने भी साथी हैं, वो भी अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आपको छल के, आपको बेवकूफ बना के वो अपने जीवन में जो है वो जल्दी जल्दी वो सोपान, वो पदोन्नति ग्रहण कर लें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जितेंद्र जी, कि हमारे पुराने जो हमारे नाना नानी, दादा दादी, हमारे पूर्वजों ने जो बात कही है, वो आज भी उतनी ही लाजमी है। देर इज नो एंड देर इज नो एंड नो एंड नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये देर है। इज जस्ट अबाउट नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो आप बात कर रहे हैं जितेंद्र सोनी जी, वो शॉर्ट टर्म सक्सेस पर लागू हो सकता है। आप एक बार, ये भी एक बहुत अच्छी, यामिनी जी साहित्य को समझती हैं आप, यामिनी जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल सही बात। है ना? तो जितेंद्र सोनी जी, एक बार आप अपनी काठ की हांडी जो है वो चढ़ा पाएंगे, एक बार आप अपनी काठ की हांडी से आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करके या अपने चातुर्य से, अपनी स्मार्टनेस से कोई क्षणिक सफलता आप जो है वो अर्जित कर लेंगे, जीवन में तात्कालिक सफलता अर्जित कर लेंगे। यदि आपको जीवन में, जिसे कहते हैं लंबी रेस का, अगर आपको घोड़ा होना है, अगर जीवन के जो उतार चढ़ाव है उनमें आपको आपको विजेता बनना है, तो आपका ये जो छिछलापन है, ये सामने आ जाएगा, ये उजागर हो जाएगा एक दिन। और जो आपसे ज्यादा ठोस होगा, जिसने ज्यादा तपस्या की होगी, जिसने ज्यादा बलिदान किया होगा, जिसने ज्यादा अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रयास किया होगा, आहुति दी होगी, अंततः तो सफल वही होगा। तो ये बात मेरे विचार में उतनी समीचीन है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। मैं ये चाहता नहीं कि आप ये चीज ठोकर खा के सीखें। मेरा विनम्र निवेदन ये है कि लंबी रेस का घोड़ा बनिए और अपने चातुर्य की जगह अपने जो आपके जो गुण हैं, उनको जो है और ठोस बनाने की, परिपक्व बनाने का प्रयास कीजिए। और मैं आपके सफल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। सर, पूजा है एक हमारी दर्शक, पूछना चाह रही हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। उनका एक प्रश्न है कि क्या उन्हें पढ़ाई के अलावा अन्य एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये तो नहीं जानता कि पूजा जी इस समय स्कूल में है, कॉलेज में है, कॉलेज की में किस हाँ, पड़ाव पर है? हमारे साथ ज्यादातर छात्र कॉलेज के ही जुड़े हुए कॉलेज के हैं, है ना, इसलिए। हैं। तो इसलिए मुझे ये तो नहीं मालूम है कि कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अब इम्तहान आ जी गया है, या जैसे भी। जी पर मैं एक आध बात जरूर मैं चिन्हित करना चाहूंगा यहाँ पे। पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो इम्तहान यूपीएससी का आप दे रही हैं पूजा जी, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन का इम्तहान है। ये लगभग, आप ये माने कि लगभग 18 महीने जो है, और उससे भी ज्यादा तैयारी के साथ जो है, आपको लंबे समय तक आपको बैठकर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। तो ये तो आपकी एकाग्रता जो है, मतलब ये माना जाएगा उसका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई मैं मानूंगा, कि अगर आप सब कुछ छोड़कर केवल और केवल पढ़ाई कर पाए इतने लंबे समय। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो है वो बात ये भी एक ध्यान रखने की है। कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
तो आप जो है वो जिस समय आप पढ़ाई करती हैं उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पे आपको कुछ समय जो है वो एक्सरसाइज के लिए, कुछ समय कुछ खेलने के लिए, कुछ समय आपको निकालना चाहिए। उसके अलावा जो है वो सामाजिक गतिविधियों में भले ही आप लिप्त नहीं हो, लेकिन आपको थोड़ा समय जो है वो, अगर आप अपनी कुछ छोटी मोटी कोई अभिरुचि, कोई सेल्फ इंटरेस्ट, कोई हॉबी में अगर आप जो है थोड़ा सा व्यतीत करें, तो हो सकता है, जो बेसिकली बात यह है कि आपकी पढ़ाई जो है वो क्वांटिटेटिव होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटेटिवली जो है वो एनरिच्ड हो। क्योंकि जैसा यामिनी जी बार बार कह रही हैं, कलयुग में इस समय कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में रोजगारों के अवसर कम हैं, लोग ज्यादा हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। तो समय सबके पास उतना का उतना है। तो उस समय का समुचित उपयोग इस प्रकार से करना कि जिस समय मैं जरा सा भी समय का दुरुपयोग कर रहा हूँ, उस समय संभवतः कोई और पढ़ रहा होगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि जैसे अभी कहा जा रहा था कि जब मुझे इम्तिहान, काजल जी कह रही हैं, जब मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ उस समय सकारात्मकता, देखिए आपके मन में जो भाव है, बेसिकली बात यह है कि मुझे अपना होलिस्टिक जो है सर्वांगीण विकास करना है। जिस समय मैं पढ़ाई करूं उस समय मेरा स्वास्थ्य जो है उसको उसका हश्र नहीं हो, देखिए इसके प्रति मुझे थोड़ा सा सजग रहना है। और उसके साथ साथ मैं जो है, जो मैं पढ़ाई करूं, जितने घंटे मैं पढ़ाई करूं, उसको मैं क्वालिटी कंट्रीब्यूट कर पाऊं, उसके लिए मुझे बीच बीच में देखिए अपने मन को जो है थोड़ा सा जो है विराम देते हुए, थोड़ी सी अपनी अभिरुचियां जो है उनको भी साथ साथ जो है उनका जो साथ लेते हुए, देखिए मुझे पढ़ाई, ये मेरी सोच है। बाकी आप जब पढ़ाई करेंगी तो जो आपको जो है जो बेस्ट आउटकम दे, अगर आपको, आप लंबे समय तक अगर जो है एक समय जो है 10-15 दिन 20 दिन तक आप बहुत एकाग्रता से पढ़ पाती हैं, और उसके बाद आपको इस प्रकार के विराम की आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको स्वयं जो है, ये हर व्यक्ति की अपनी साइकिल होती है, हर व्यक्ति की अपनी एकाग्रता का स्तर होता है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप विवेकशील हैं, और आप जो इस चीज का आकलन आप स्वयं कर पाएंगी अपने स्तर पर। सर, एक और सवाल है। नेमी जैफ जी हैं, जेआरएफ हिंदी के लिए शायद तैयारी कर रहे हैं, मतलब हिंदी विषय से। जी। पूछ रहे हैं कि स्टडी के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए कितने कॉन्क्रीट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये युवा हैं जो एक्चुअली जो जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और शायद आप में कोई बड़ी अपना एक आशा की किरण देख रहे हैं। ये तो इन्हीं को साधुवाद है, और अच्छी बात है कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके जीवन में इस समय ये चुनौती है, और इनके माध्यम से और जो हमारे इतने सुनने वाले हैं, इतने लोग हैं, उनमें से भी वो लोग भी इसको जो है वो इससे कुछ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये किसी भी व्यक्ति में उत्कंठा होगी, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है तैयारी कर रहा है, उसके मन में ये बात आएगी कि मैं कितने घंटे पढूं। और फिर मैं आपसे ये निवेदन करूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की आप देखिए, इनमें इनकी खूबसूरती इस बात में है कि जब आप इम्तिहान देने जाते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रमोद जी का सत्र भी मैं सुन रहा था थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं इम्तिहान देने जाऊंगा तो मेरे पास केवल मेरी बुद्धि और मेरी क्या कलम होगी, कुछ इस प्रकार का कुछ उन्होंने कुछ बात कही थी। तो देखिए, जब आप इम्तिहान देने पहुंच गए, जिस समय आप, उस समय आपने जो है वो पिछले 18 महीने में या पिछले 18 साल में आप कितने साल पढ़े, आपके 10वीं में क्या नंबर थे, आपकी कितनी बार थर्ड डिवीजन आई, आप जो है वो ज्यादा पढ़े कम पढ़े, आप कब कुसंगति में थे, कब आप बहुत एकाग्रता से पढ़ रहे थे। अब जो है वो आपका जो वहाँ पे परीक्षक है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको ये सब कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसको केवल और केवल ये बात पता चलेगी कि उस 3 घंटे में, 1.5 घंटे में, जो भी वो 1 घंटा जो उस इम्तिहान की जो अवधि है, उस परीक्षा की अवधि में आप क्या लिखते हैं, वहां आपके पूरे जीवन का, आपके पूरे जीवन में आपने जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है, उसकी विषय वस्तु आपने कितनी ग्राह्य की है, उसका आप में कितनी क्रिटिकल एबिलिटी है, कितनी विश्लेषण क्षमता है, कितनी आपको 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 150 शब्दों, 200 शब्दों में कितने अच्छी तरीके से आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कौन सा उद्धरण आप जो है वो उस समय आपको ध्यान आता है, कौन सा दृष्टांत आप दे पाते हैं, सारा का सारा सारा जो आपका परीक्षा में जो आपका आकलन होगा, वो उस 1 या 3 घंटे में जो आप लिखते करते हैं, ठीक है, उससे डिसाइड होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए अब आपको कितने घंटे पढ़ना है, निश्चित तौर पे आपको उतने घंटे पढ़ना है जिससे आपको ये मन में ये समझ में आ जाए कि आप अपनी जो है वो बेस्ट आहुति जो है वो उस इम्तिहान के लिए आप दे रहे हैं। क्योंकि आप जो है वो सामने वाले व्यक्ति को छल सकते हैं, आप अपने आप को नहीं छल सकते आप। हम्म? मेरी स्पष्ट धारणा है। देखिए, पंचतंत्र में एक कहानी हुआ करती थी।
यामिनी जी आपको ध्यान हो, एक चूहा जी। था। वो चूहा जो है वो एक ब्राह्मण के घर जाता है, और वो ब्राह्मण या साधु, वो पंडित जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चूहा जो है वो और चूहों से भिन्न है। और ब्राह्मण जो है वो जितना दान जो है वो लेकर आता है, और उसको कहीं बहुत ऊंचे स्थान पर जो है वो बांध देता है, घर में जितने भी चूहे हैं उनसे त्रस्त होकर। लेकिन वो चूहा जो है वो इतना पारंगत है, इतना प्रवीण है, कि वो कूद के जो है वो वहां से भी पहुंच के सारी दान सामग्री जो है, ठीक है, उसको लेके रात को जो है हड़प जाता है। अंततः जब नहीं समझ में आता है जो उस व्यक्ति को, तो उसको कोई व्यक्ति ये मार्गदर्शन प्रदान करता है कि ये भैया, जो चूहे का जो बिल है ना, इस बिल के नीचे जरा खोदो। तो जब बिल को खोदा जाता है तो उसके नीचे से स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। तो वो अच्छा। चूहे चूहे को भी नहीं मालूम कि वो नीचे कुछ स्वर्ण था, जिससे कि वो, मतलब उसके अंदर कुछ अदृश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से वो इतना बेहतर। अब फिर तो तुरंत अभी जितेंद्र सोनी जी तुरंत जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे कि सर ऐसे ही कुछ लोगों में इसका मतलब अदृश्य शक्ति हो सकती है, तो इसका मतलब मैं अपनी चतुराई से लोगों को बेवकूफ बना सकता हूँ। नहीं, वो शक्ति कहीं से अदृश्य नहीं थी। वो शक्ति जो है वो पूर्णतः उन स्वर्ण मुद्राओं पर आश्रित थी। अब हमारे जीवन की स्वर्ण मुद्राएं क्या हैं? तो ये जो है, जो हमको लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर जो इतना मेधावी है और इतना प्रतिभावान है, वो जो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, हम ये चीज हम केवल उसको उस स्टेडियम में उस दिन अच्छा खेलते हुए देखते हैं, और हम उसकी वाहवाही करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो है वो अच्छा खेलने के लिए कितने दिनों तक, ये कहा जाता है कितने दिनों तक एक खाली स्टेडियम में उस व्यक्ति ने अभ्यास किया है, कितने दिनों तक उसके जो है वो शरीर पर नील पड़े हैं, कितने दिन तक रोज वो बाम मल के जो है वो सुबह 5 बजे खेलने चला जाता था, किस तरह से एक साइना नेहवाल बनती हैं। ठीक है, ये सब हम भूल जाते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे जीवन में जिन जिन चीजों को आपने संघर्ष का समय बताया, मैंने उस समय में जो कुछ सीखा वो आज मेरे को हर क्षण काम आता है। तो जीवन में ईश्वर ने इस तरीके से इसकी जो है संरचना की है कि हम जो भी कभी सीखते हैं वो कभी और काम आता है। तो आप जो है, अगर आपको कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, आपको उतने घंटे पढ़ना है, जो कि, और क्या पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है जो आपके समग्र जो है वो व्यक्तित्व का विकास करे। जो आपने लक्ष्य, जो आपने जो डिसाइड किया, यदि वो आईएएस आरएएस है, तो एक आपका सर्वांगीण विकास करे, जिसमें कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं तो केवल एक किताबी कीड़े की तरह जो है वो आप उनके सामने नहीं परिलक्षित हो, क्योंकि आपका जो है समग्र आपका व्यक्तित्व उनके सामने निखरा हुआ उनके सामने आए। और इस प्रकार का आपको 24 घंटे आपके पास हैं, उसमें से जितनी अधिकतम आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना अधिकतम आप परिश्रम पुरुषार्थ कर सकते हैं, जब तक सरस्वती आकर आपको जो है, जैसे कहते हैं कि देखिए, आपके जो है वो फोरहेड पे, आपके मस्तक पर जो है वो पसीने की बूंदें देखकर आपको जो है वो आशीर्वाद ही न प्रदान कर दें सफलता का। तो अगर आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 1 मिनट भी आप ज्यादा पढ़ सकते हैं दिन भर में, तो आपको निश्चित तौर पे आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड टू द गोल दैट यू हैव सेट। कितना पढ़ना चाहिए? जितना अधिकतम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी और चीजों का ध्यान रखते हुए, अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का, अपने जो सामाजिक दायित्व हैं, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व हैं, उन सब का निर्वहन करते हुए, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हुए अधिक से अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय की कोई स्थिति ही नहीं है मेरे विचार में। मिश्रा जी, नेमी जेफ हैं, और एक नवल पंवार जी हैं, और कई और जुड़े हुए लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि घरेलू बाधा और सामाजिक बाधा उनके व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अब इसका निपटारा कैसे हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं जिनके बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं जबकि वो पढ़ रहे होते हैं, तभी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय शिक्षा के दौरान ही। तो अब इसका निपटारा सॉफ्ट स्किल्स से कैसे किया जाए? यामिनी जी, इसका निपटारा तो सॉफ्ट स्किल से ही हो सकता है। जी जी। और इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि साधुवाद है कॉलेज शिक्षा निदेशालय को, आप लोगों को, कि आपने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की हमारे युवा साथियों के लिए। क्योंकि कॉलेज शिक्षा में ज्यादातर जो हमारे साथी आते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, ये सब जो है ग्रामीण अंचल से आते हैं। जी। संसाधनों का अभाव हो सकता है, पारिवारिक दायित्व होते हैं निश्चित तौर पे, और निश्चित तौर पे संसाधन जो है वो उतने नहीं होते, न सिर्फ कोचिंग वगैरह के हिसाब से, लेकिन आर्थिक रूप से भी ठीक है, ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमें अपने परिवार के जो दायित्व हैं उनका बीड़ा जो है उठाना हो, उनके उन जिम्मेदारियों में अपनी आहुति देनी हो। तो देखिए, अब ये जो पारिवारिक बाधा, जहाँ तक आप बात करें इन दायित्वों की,
तो इनको यदि आप बाधा मानते हैं तो ये तो आपके दायित्व हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, ये तो आप जो है वो आप बड़े हो रहे हैं, आपके माता पिता ने आपको जो है जो भी साधनहीनता थी उसमें आपको यहाँ तक पढ़ाया पेट काट के। तो मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कंधे से कंधा मिला के जितना अधिक से अधिक उनको मदद कर सकें, परिवार की मदद कर सकें। वो करते हुए अगर हम बढ़ सकें तो जो है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत अगर धन्यवाद। अगर आपका कहना ये है कि वो जो परिवार के स्तर पर या वो जो बाधा है, ठीक है, वो आपको जो है आपकी एकाग्रता में बाधा है, आपके परिवार आपके घर में जो है वो कमरों की कमी है, ठीक है, आपके घर में जो है जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस समय लोगों की बातचीत करने से या उनके खुद के जो दैनिक उनके जो कार्य हैं उससे कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो उसके बहुत सारे समाधान हैं। उसका समाधान है गांव में कि आप जो है वो कहीं खेत खलिहान में कहीं जाकर किसी एकांत स्थान पे, गांव में बहुत इस तरह के स्थल होते हैं, क्योंकि आप एकांत में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप पेड़ पे मचान पे बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके किसी भी प्रकार के आप जो है वो इस प्रकार का स्थल ढूंढ के आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप जो है वो गांव हो या शहर में आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है अगर स्वयं आपको ये लगता है कि आपकी एकाग्रता बाधा बन रही है, तो आप एकाधिक लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, एक सार्थक एक समुदाय आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, समान प्रकार की प्रतिभा के लोगों का, जो कि आप एक दूसरे को जो आपने पढ़ा है उसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। उसकी एक उसका फायदा ये भी है कि जब आप जो है किसी प्रकार की छोटी सी अस्वस्थता से ग्रस्त होते हैं, या जब आपके परिवार में किसी दिन किसी प्रकार का व्यवधान आता है, आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और आपको उसकी कोई सेवा शुश्रूषा करनी पड़ रही होती है, और आपके मन में किंचित मात्र भी ये चिड़चिड़ाहट आती है कि देखिए मेरे यहाँ ये व्यवधान आ गया, तो जब आप 2 या 4 साथियों के साथ बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक दिन आपके साथ कोई ऐसी समस्या है तो अगले दिन कोई दूसरा व्यक्ति अपनी परेशानी शेयर कर रहा होता है। तो उस बात को साझा करने से ये समझ में आ जाता है कि ये कोई बहुत ही अनूठा, कोई बहुत विशिष्ट, कोई आपके साथ ही नहीं हो रहा है कि आपके मेरे परिवार में मेरी माँ को कैंसर था, मेरे परिवार में मेरे पिताजी नहीं थे, ठीक है, तो जो है मैं ये कह सकता, तो फिर मैं और उस जमाने में मैंने मेहनत करके मैं जो है वो 12th में या आईआईटी में अगर कुछ कर पाया, जिस समय निश्चित तौर पे जो है वो आर्थिक संसाधनों का भी अभाव था। तो ये सब बातें जो हैं, ये जो पहली बात तो ये कि ये जो है जो नहीं करना चाहे उसके लिए तो ये बहाने हैं। जी अगर बिल्कुल। आपका इतने आज की तारीख में कितनी सक्सेस स्टोरीज हम जो है अखबारों में आती हैं कि कैसे एक रिक्शा खींचने वाले व्यक्ति का बेटा, कैसे एक खेत में काम करने वाले का बेटा, कैसा एक बंधुआ मजदूर का बेटा, कैसे वो आईएएस बनता है। आज की तारीख में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। पहला मेरा विनम्र निवेदन तो ये है। और दूसरा मेरा निवेदन ये है, ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है वो कोई जो है इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल इन लाइफ। अगर सचमुच आपका परिवार आपको इतना ज्यादा उसको आपकी आवश्यकता है, या अगर आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ खुदा न खास्ता अगर आप कुछ नहीं बन पाते हैं, तो मेरा निश्चित ये विश्वास है कि आप कुछ और बनेंगे। आपके परिवार का आपने जो आहुति दी है, वो जो आपको ये आपके चरित्र को जो है और संबल प्रदान करेगा। इट इज ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर अ बेटर फ्यूचर। और जीवन में कभी और जब ये समस्याएं जो है वो थोड़ा सा एक लो लेंगी, एक तब ये जो है आप जो है आपकी वो प्रखरता छिप ही नहीं सकती। तो आप बहुत निश्चित तौर पे आज अगर आप ये चीज नहीं बनेंगे तो आप कुछ और बनेंगे। और आप कुछ भी बने, ठीक है, वो आप रिक्शे वाले बने, ठीक है, या आप देश के प्रधानमंत्री बने, ये आपके चरित्र पे निर्भर करता है। आपको जो रोल मिला है, जो भूमिका मिली है, उसको आप कितनी शिद्दत के साथ, कितने जज्बे के साथ करते हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि आप कितने उत्कृष्ट इंसान हैं। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए अच्छा इंसान बनने का। ये जो लक्ष्य हैं, ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ये जो नौकरी, जो रोजगार जो हम ढूंढ रहे हैं, ये जीवन यापन का एक माध्यम है। हमें सशक्त तरीके से जीवन यापन के लिए ये जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि जो है जैसा अगर सचमुच कोई ऐसी बाधा है, ठीक है, जो कि उसमें अवरोध उत्पन्न करती है, तो उसको ईश्वर का जो है वो सृष्टि का उसको जो है कुछ हमारे ऊपर किसी प्रकार का जो है वो ओनस मान के हमको उसको जो है वो जिसे कहते हैं स्वीकार करना चाहिए। और उसको स्वीकार करके और सशक्त कदमों से जो है वो आगे बढ़ने, अपने अवसरों की ताक कभी नहीं खोनी चाहिए। हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। जैसे ही जरा सी भी जो है वो जैसे ही जरा सा कोई गैप आएगा, जैसे ही जरा सा मुझे मौका मिलेगा, वैसे ही मैं अवसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना समय बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। जैसा अभी पिछले सवाल में मैं निवेदन कर रहा था, जितना अधिक से अधिक मैं अपनी आहुति दे सकता हूँ मैं दूंगा। और उसके उपरांत भी यदि किसी वजह से एक
जो है पर्याप्त अवरोध होने की वजह से या एक समुचित परेशानी की वजह, अगर कोई जो है वो निश्चित कोई असफलता आती है तो मैं उसको स्वीकार करके एक बेहतर इंसान बन के और कहीं ना कहीं और प्रबलता से, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक बोयंसी का सिद्धांत है कि आप किसी व्यक्ति को अगर वो सक्षम, आप जितना किसी को दबाएंगे ठीक है, वो उतना उतना उभर के उतना आएगा। और उभर के आएगा। तो ये जो है स्वर्ण जो है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति तात्कालिक रूप पे से आपका कोई साथी है, देखिए उसको उसको जो है वरदान वो संसाधन संपन्न हो सकता है छोटी रेस में, तात्कालिक रेस में, जिस प्रतियोगी परीक्षा में आप और वो दोनों स्पर्धा कर रहे हो वो जीत जाए। लेकिन अगर आप में निश्चित तौर पे वो चारित्रिक गुण है, आप में अगर वो पुरुषार्थ है, अगर आप में वो जज्बा है, तो आप कहीं ना कहीं और निकल के देखिए आप आगे आएंगे और जो भी आप कर रहे होंगे वो इतना अच्छे तरीके से करेंगे कि उसको, आपको, समाज को, देश को आपके ऊपर गर्व होगा। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए, ये मेरी बात। इतना अच्छा आपने बोला मिश्रा जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपका कोई बीज मंत्र या लास्ट में कोई एक छोटा सा कोई विजडम कैप्सूल अगर आप देना चाहें, पर आपने तो बिना मांगे ही हमें काफी कुछ दे दिया। तो मैं अपने पूरे कॉलेज एजुकेशन की तरफ से, छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से, अपने फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत 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 आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और मेरा ही नहीं अपितु सबका आपने मार्गदर्शन किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी हमें आपके अनुभवों का लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू गुड लक। यामिनी जी, आई शुड से थैंक यू। आपको आभार, कॉलेज शिक्षा निदेशालय को आभार और आपके इस कार्यक्रम को साधुवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा, इस पात्र समझा और अपने युवा छात्र छात्राओं को संबोधित करने का मुझे ये अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।